हमारी संडे की सबसे बड़ी स्टोरी संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई है। सवाल वही, क्या इस बार का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने वाला है? क्या इस बार सड़क से संसद तक संग्राम हो सकता है? विपक्ष ने किसानों के मुद्दे और महंगाई पर सदन के अंदर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं किसान भी 22 जुलाई को संसद के घेराव के मूड में है। और इस सब के बीच दिल्ली पुलिस के साथ आज हुई किसान नेताओं की मीटिंग में उन्हें जंतर मंतर पर या संसद के आसपास प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। और इसी मसले पर दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की कल एक बार फिर से बैठक होगी। लेकिन किसानों के संसद घेराव के ऐलान के साथ ही इस बात की आशंका बहुत बढ़ गई है कि क्या प्रदर्शनकारी किसान लाल किला पार्ट 2 दोहराने की तैयारी में? संसद का घेराव क्या बहाना है, मकसद हंगामे को दोहराना है? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद संसद में सरकार बनाम विपक्ष की तस्वीर कैसी होगी, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। क्या ये लोग किसान हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। दिया गया है, अभी भी सामने तस्वीरों में आते हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने तब दिल्ली पुलिस को गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च का भरोसा दिलाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? उग्र प्रदर्शन में 400 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। नहीं, कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और गलत तरीके का कोई आदमी आएगा, कोई वो करेगा तो उसकी सब लोग हम भी पूर्ण रूप से कंट्रोल करेंगे। अब एक बार फिर से दिल्ली में ठीक वैसे ही विरोध प्रदर्शन की आशंका बढ़ती जा रही है और इस बार टारगेट पर हो सकती है देश की संसद। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको जानना चाहिए। 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा होगी, लेकिन आंदोलनकारी किसान पहले से ही 22 जुलाई को संसद के घेराव का ऐलान कर चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसी संबंध में 13 जुलाई को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, संसद अगर अहंकारी और अड़ियल हो तो देश में जन क्रांति निश्चित होती है। राकेश टिकैत इस बीच सरकार को उग्र आंदोलन की धमकी भी कई बार दे चुके हैं। दिल्ली की तरफ को मूव कर आपको ट्रैक्टरों का कभी भी आना पड़ सकता है। 2024 तक इनका इलाज कर देंगे हम। दिल्ली पुलिस इसीलिए इस बार सतर्क ज्यादा है और इसी वजह से किसान नेताओं के साथ सत्र शुरू होने से ठीक पहले एक मीटिंग की है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर पर या संसद के आसपास प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। किसान नेताओं से अपनी मांग पर फिर से विचार करने को कहा। पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और पुलिस ने अब इस मामले को आला अधिकारियों के सामने रखने के बाद कल इस मामले पे दोबारा मीटिंग होगी। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे कोरोना गाइडलाइंस का हवाला दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। वो 200 लोगों के साथ संसद के पास प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों ने दिल्ली पुलिस को इस बार भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भरोसा दिलाया है। नहीं, अभी तो उन्होंने पहले कहा है कि थोड़ा सा पार्लियामेंट के पहले। कोई ऑप्शन दिया सर? जैसे अब पार्लियामेंट के पहले जंतर मंतर है और तमाम जगह भी है। हम पार्लियामेंट तक ही जाएंगे और संख्या भी कम नहीं करेंगे। कल बैठक होगी, कल वो हमको शाम तक जवाब देंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती है, इसीलिए नई दिल्ली में आने वाले 7 मेट्रो स्टेशन को अभी से अलर्ट पर रखा गया है। ये मेट्रो स्टेशन जरूरत पड़ने पर कभी भी बंद कराए जा सकते हैं। इसके अलावा संसद के घेराव के ऐलान के बीच और 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए लाल किले की सुरक्षा का जायजा लिया गया है। किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए एंटी रॉयड ड्रिल किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने दंगे जैसे हालात और दंगाइयों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को परखा है। भीड़ को तितर बितर करने, टीयर गैस का इस्तेमाल करने और पथराव जैसे हालात में खुद को बचाने का अभ्यास किया है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मॉनसून सत्र में आंदोलनकारी किसान सरकार को सड़क पर घेरने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष सरकार को किसानों के ही मुद्दे पर संसद के अंदर घेरने की तैयारी में है। विपक्ष ने अपने तर्कश में मुद्दों के कई और तीर भी रखे हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले आज कैसे बैठकों का दौर चला, उससे जुड़े हुए डिटेल्स आपको देते हैं। सबसे पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े नेता पहुंचे।
33 दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया। 40 से ज्यादा नेताओं ने चर्चा में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का सुझाव जरूरी है और यह भी कहा कि स्वस्थ और सार्थक चर्चा शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। इसके बाद शाम को लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्ष ने किसान, महंगाई और कोरोना के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सरकार ने कहा कि वो सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद एनडीए की अलग से बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष सहयोगी दलों के साथ शामिल हुए। चौथी बैठक विपक्षी दलों ने बुलाई जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके और आम आदमी पार्टी शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई। मेरी कोशिश होगी कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, विधायी कार्य में भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर सभी मान्य सदस्यों को मिले। सबसे पहला मुद्दा जो उन्होंने कहा कि किसानों का हल करना चाहिए। 8 महीने 6 महीने हो गए किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, 500 किसान शहीद हो गए, 13 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसका हल निकलना चाहिए। सरकार पूरी तरह से उसको हल करने में फेल हुई है। हमारे पार्टी के जो मुद्दे हैं वही लगभग सभी विपक्ष के मुद्दे हैं, तो एक साथ बैठकर ही मुद्दों का चयन करेंगे। लेकिन कोविड का विषय है, चर्चा होनी चाहिए। चाइना फिर एक बार घुस गया अंदर, चर्चा होनी चाहिए। तो ये तो हमने आपको बताया कि विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है। अब हम आपको ये बताते हैं कि सत्र को सार्थक बनाने के लिए सरकार की तैयारी क्या है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। इस सत्र में कुल 31 बिजनेस होंगे। इनमें 23 बिल हैं, 2 फाइनेंस बिल होंगे, जबकि 6 अध्यादेश लाकर सरकार उन पर भी बहस कराना चाहेगी। सरकार के लिए ये मानसून सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमाम बिलों को सरकार चाहेगी पास कराना। कोरोना के बाद से जो हालात बने हैं देश में, खास तौर पे सरकार को घेरने वाले चीज़, उसमें सरकार को जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनडीए के जितने भी हमारे साथी हैं सजग रहेंगे। सब सांसदों को, सब मंत्रियों को कहा गया है समय पर आने के लिए, तैयारी के साथ संसद में आने के लिए पूरी तैयारी कर आएँ। प्रधानमंत्री ने कहा है लोगों को और कहा है कि हम हर तरह के चर्चा, जो भी चर्चा विपक्ष करना चाहता है उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये चाहेगी कि 23 में से ज़्यादातर बिल, चाहे वो सरोगेसी बिल हो, चाहे इंडियन यूनिवर्सिटीज बिल जिसके तहत लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको स्थापित करनी है, उन तमाम बिलों को सरकार पास कराना चाहेगी और इसी सत्र में पास कराकर उनमें एक सफलता हासिल करना चाहेगी। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी चीन के चंदे वाली चाल से जुड़ी हुई है और वो भी सवाल के साथ कि बॉर्डर पर शिकस्त तो अब न्यूज पोर्टल हथियार। सबसे पहले पूरी खबर क्या है वो समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में ईडी ने बड़ा खुलासा किया। ईडी की जांच में न्यूज क्लिक को 38 करोड़ की फंडिंग का दावा किया गया है। न्यूज क्लिक ने विदेश से आए पैसों को कई लोगों को दिया। इसमें गौतम नवलखा भी शामिल है जिसे विदेशी फंडिंग से 20 लाख रुपए मिले। 52 लाख रुपए सीपीएम आईटी सेल के सदस्य को मिले। एक इलेक्ट्रीशियन को सोचिए 1 करोड़ 55 लाख रुपए दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की ईडी द्वारा जांच अब भी जारी है। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर चौंकाने वाले खुलासे। न्यूज क्लिक को विदेशों से फंडिंग। न्यूज क्लिक में हवाला के जरिए निवेश। न्यूज क्लिक का चीन से कनेक्शन। ये पूरी खबर विस्तार से समझिए क्योंकि इसी के बाद आप ये जान पाएंगे कि न्यूज पोर्टल के नाम पर देश को बदनाम करने की साजिश कैसे रची जा रही थी। तो सबसे पहले आपको बीजेपी का आरोप सुनाते हैं। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पर आरोप लगाया है कि उसे विदेशों से करीब 30 करोड़ रुपए मिले। हवाला के जरिए न्यूज क्लिक में निवेश हुआ। ये पैसे सरकार को बदनाम करने के लिए दिए गए। The portal called NewsClick, the only agenda is propaganda of a foreign nation and demeaning India's name. This is a part of an international toolkit. So it would not be wrong to point out that apart from a domestic toolkit,
there is an existence of an international conspiracy in form of an international toolkit. असल में बीजेपी के हमलावर होने के पीछे की वजह है न्यूज क्लिक पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक के खिलाफ पिछले वर्ष अगस्त में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल फरवरी में न्यूज क्लिक के कई परिसरों पर छापेमारी की। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कंपनी ने कथित तौर पर एफडीआई में 9.59 करोड़ रुपए तक के फंड की लॉन्ड्रिंग की है और ये फंडिंग समाचार मीडिया आउटलेट के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों का उल्लंघन है। ईडी ने जांच के आधार पर यह भी बताया कि न्यूज क्लिक को 2018 और 2021 के बीच विदेश से 28.46 करोड़ रुपए मिले। कंपनी को ये रकम श्रीलंकाई क्यूबा मूल के व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम के जरिए मिली। सिंघम पर की गई जांच के बाद उस पर कम्युनिस्ट पार्टी की प्रोपेगेंडा शाखा से जुड़े होने का आरोप लगा। जांच एजेंसी को यह भी पता चला कि नेविल रॉय सिंघम के साथ वित्तीय लेन देन एक विदेशी नागरिक ने किया था, जो कि चीन में रहता है और लेन देन की ये प्रक्रिया WWM के माध्यम से की गई। इस मामले पर जांच अभी जारी है, लेकिन बीजेपी के आरोप यहीं तक सीमित नहीं है। बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक ने गलत तरीके से शेयर के दाम बढ़ाए। घाटे में चल रही कंपनी ने विदेशी मदद से 10 रुपए के शेयर को 11,510 रुपए प्रति शेयर किया। बीजेपी ने न्यूज क्लिक नेवल सिंघम और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कनेक्शन को कांग्रेस से भी जोड़ा और इसी बहाने राजीव गांधी फाउंडेशन को किए गए चीन की फंडिंग का मुद्दा फिर से उठाया। कांग्रेस पार्टी हो जिसने चाइना के साथ MOU साइन किया, राजीव गांधी फाउंडेशन में उनको फंडिंग मिली, और चाहे मीडिया के कुछ पोर्टल्स हो या संस्थाएं हो जहां पर इस प्रकार का पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने का, देश की सरकार को कमज़ोर करने का एक प्रयास चल रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन आरोपों को चुनाव से जोड़ दिया है। हर रोज संबित पात्रा जी कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि ये न्यूज़ चैनल यहाँ से चलते हैं, तो ये जब भी इन्होंने इलेक्शन नज़दीक आते हैं इनको पाकिस्तान याद आता है, चाइना याद आता है। तो ये जो नफरत की राजनीति है बीजेपी की, वो ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। बीजेपी के आरोप अपनी जगह है, उस पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन ईडी की जांच इशारा करती है कि जिस तरह से इसमें भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े गौतम नवलखा को भी 20 लाख रुपए मिले हैं, उससे ये तस्वीर साफ हो रही है कि देश को बदनाम करने का ये खेल बड़ा है। इंटरनेशनल टूलकिट के चेहरे और भी हैं, जिनका उजागर होना अभी बाकी है। जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे चीन जब से भारत के हाथों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हारा है, तब से वो भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल टूलकिट का सहारा ले रहा है। इसे आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे CCP भी कहा जाता है, उसकी प्रचार शाखा है। इस प्रचार शाखा से जुड़ा हुआ है नेविल रॉय सिंघम। अब नेविल रॉय सिंघम न्यूज क्लिक को पैसा देता है। चीन का सरकारी अखबार है चाइना डेली। चाइना डेली से न्यूयॉर्क टाइम्स को विज्ञापन मिलता है और न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत के खिलाफ, भारत को ही बदनाम करने के लिए एजेंडाबाज पत्रकार चाहिए, जिसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने, आपको याद होगा, हाल ही में आवेदन भी निकाला था। हमारी संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। यूपी चुनाव में जनता के मुद्दे अभी तक गायब रहे हैं और जाति कार्ड का खेल शुरू हो चुका है। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ब्राह्मण कार्ड चला। यूपी में वोट परसेंटेज के लिहाज से बात की जाए तो यूपी में ब्राह्मणों का 12% वोट बैंक है। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन करवाने का ऐलान किया है। बीएसपी के इस दाव को बीजेपी ने अभी से ही फेल बताना भी शुरू कर दिया है। वहीं ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शुरू की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब की बार ब्राह्मण वोटों से यूपी में बेड़ा पार? यूपी में मायावती ने चल दिया ब्राह्मण कार्ड। क्या 2021 में 2007 का इतिहास दोहरा पाएंगी मायावती? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने घोषणा की है कि वो यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करवाएंगी। 23 जुलाई को अयोध्या से बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी, जो कि 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में चलेगी और इस ब्राह्मण सम्मेलन की अगुवाई करेंगे पार्टी का ब्राह्मण चेहरा बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। मुझे
पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। अब सवाल है कि बीएसपी को 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही ब्राह्मण समाज की याद क्यों आने लगी। यूपी में लगभग 12% ब्राह्मण मतदाता हैं और ऐसा कहा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण मतदाता जिस पार्टी के साथ जाते हैं सरकार उसी की बनती है। 2007 में मायावती के साथ ब्राह्मण मतदाता गए। 2012 में अखिलेश यादव को ब्राह्मणों ने समर्थन किया और उनकी सरकार बनी। 2014 से ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। ऐसे में क्या बीएसपी प्रमुख मायावती अपने पुराने फॉर्मूले पर सफल हो पाएंगी? और मौजूदा स्थिति देखकर यह लगता है कि यह राह बेहद मुश्किल रहने वाली है। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग सुपरहिट साबित हुई थी। मायावती ने उस वक्त ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए कई नारे दिए थे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सर्व जन हिताय और दलित ब्राह्मण भाईचारा। मायावती ने उस दौर में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 206 सीटें और 30% वोट मिले थे। 2007 में बीएसपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे यकीनन ब्राह्मण वोट बैंक का उनके पीछे लामबंद होना एक बड़ा फैक्टर बना था। लेकिन इसके बाद मायावती अपने पुराने वोट बैंक पर फोकस हो गई, जिसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा और ये बात मायावती ठीक से जान चुकी हैं। इसीलिए वो 2021 में भी दलित ब्राह्मण गठजोड़ वाला कार्ड चलना चाहती हैं। खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या मायावती अपने इस दांव में सफल हो पाएंगी, क्योंकि यूपी में 2014 से ब्राह्मण वोट बीजेपी के पास है। ब्राह्मणों को एकजुट रखने के लिए बीजेपी यूपी में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को अपने पाले में लेकर आई। अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। बीजेपी ने यूपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी प्रांशु दत्त द्विवेदी को बनाया। इसके अलावा यूपी सरकार में ब्रजेश पाठक, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे शामिल हैं। एसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, अपने अपने दल के हिसाब से अपने अपने कार्यक्रम तय कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं ज़रूर कह सकता हूं कि यह चाहे जितना कुछ करेंगे, लेकिन अब जनता इनके ना तो बहकावे में आने वाली है, ना इनके बरगलाने से प्रभावित होने वाली है। और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनेगी। यूपी में ब्राह्मण वोटर किसी की भी तकदीर बदलने का दम रखता है, ये बात समाजवादी पार्टी को भी मालूम है। सवाल परशुराम भगवान की मूर्ति का है। वो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे, हमसे जो सहयोग चाहेंगे वो हम सहयोग करेंगे उनका। अब देखना ये होगा कि ब्राह्मण मतदाता चुनाव में किसके साथ जाएंगे। क्या वो मायावती को फिर से सत्ता की कुर्सी दिलाएंगे या योगी पर भरोसा कायम रखेंगे? सवाल दिलचस्प है और ब्राह्मण वोटर अभी से सभी दलों के वादों को जांच और परख रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। संडे की चौथी बड़ी स्टोरी गोल्डन लूट से जुड़ी हुई है। जी हां, गोल्डन लूट, वो भी आगरा में, वो भी 19 किलो सोने की लूट, वो भी दिन दहाड़े। और इस लूट के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई। 19 किलो सोने की लूट करने वाले बदमाशों को महज 2.5 घंटे में ढेर कर दिया। फैसला ऑन द स्पॉट किया। पांच बदमाश, 19 किलो सोना, 5 लाख की नकदी, चौंकाने वाली गोल्डन लूट और महज 2.5 घंटे में 2 आरोपियों के गुनाहों का हिसाब। उत्तर प्रदेश के आगरा में मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में दिन दहाड़े हुई डकैती में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शनिवार की दोपहर 2 बजे के आसपास हुई लूट की इस बड़ी वारदात के महज 2.5 घंटे के भीतर ही पुलिस ने 2 बदमाशों को ढेर कर दिया।
पुलिस के मुताबिक मारे गए 2 बदमाश मनीष पांडे और निर्दोष कुमार हैं। इनके पास से 5 करोड़ रुपए से अधिक का सोना और लाखों कैश भी बरामद हुआ। स्विफ्ट रिस्पांस रहा, बहुत ही फास्ट रिस्पांस रहा, तो इसलिए जो काफ़ी जो जानकारी थी, सूत्र थे, वो तत्काल मिले वहाँ पर। बदमाशों के जाने के पीछे कई टीमें का गठन किया गया। बदमाशों के लोकेशन जानकारी प्राप्त हुई कि वो एतमादपुर की तरफ भागे हैं। पुलिस टीमें हमारी पीछे थीं। शाम को करीब 4:30 बजे एतमादपुर खंदौली मार्ग पर जानकारी करते हुए हमारी जब पुलिस टीम वहाँ पहुंची तो ये मालूम पड़ा कि बदमाश किसी दुकान में मेडिकल स्टोर में घुस गए हैं। बदमाशों ने अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर फायर किया, जिसमें वो घायल हुए। उन बदमाशों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। आगरा में दिन दहाड़े हुए इस लूटकांड ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए थे। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कैसे बदमाश बड़े आराम से सोना लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इस गोल्डन लूट को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से 2 बदमाश मारे गए और बाकी के 3 आरोपियों की तलाश जारी है। उनके कंट्रोल रूम से जब इन्होंने ये स्ट्रांग रूम खोला तो इमीडिएटली उनके कंट्रोल रूम सूचना पहुंची। उन्होंने थाने को सूचना दी तो उनके कंट्रोल रूम से तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना मिली और पुलिस वहाँ पहुंची। तो पुलिस बदमाशों के निकलने के 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पहुँच गई थी। वैसे बैंक का ब्रांच ऑफिस सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ आरबीआई की गाइडलाइंस की अनदेखी की गई थी। सबसे बड़ी लापरवाही बैंक की है, इस ब्रांच की है। यहाँ पर एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद होने चाहिए थे। किस प्रकार से यहाँ पर लापरवाही बरती गई उसका उदाहरण है। एक बड़ी घटना हुई है। कैमरामैन गीतम के साथ शुभजोत द्विवेदी, जी मीडिया, आगरा। V News app available on Google Play and App Store. Download it now.